नमस्कार दोस्तों, पन्ना कंपटीशन क्लासेस में मैं राजेश अग्रवाल लेक्चर नंबर 7 के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूं। पिछले 6 लेक्चर्स यदि आपने ना देखे हों तो वो लेक्चर देख लें और तभी आपको 7वां लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा और जो भी अच्छाई बुराई है उससे संबंधित कमेंट्स जरूर करें। लेक्चर नंबर 7 में अपन का टॉपिक है प्रबंध के सिद्धांत, इंग्लिश मीडियम वाले प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध के सिद्धांतों के विकास क्रम में कई विचारधाराएं विकसित हुई हैं। इन्हें मैनेजमेंट थॉट के स्कूल्स भी कहते हैं, मैनेजमेंट थॉट स्कूल। और प्रत्येक थॉट या विचारधारा के अंतर्गत एक या एक से अधिक सिद्धांत अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए हैं, जिनकी आउटलाइन नीचे बताई गई है। यह पूरी आउटलाइन है, ठीक है। तो एक बार फिर से पढ़ देता हूं मैं आपके लिए कि प्रबंध के सिद्धांतों के विकास क्रम में कई सारी विचारधाराएं हैं और हर एक विचारधारा में कई सारे सिद्धांत हैं। तो विचारधारा को बोलते हैं मैनेजमेंट स्कूल, मैनेजमेंट थॉट ऑफ स्कूल। मैनेजमेंट थॉट के अलग अलग स्कूल्स भी हैं और प्रत्येक थॉट के अंतर्गत एक से अधिक सिद्धांत हैं और जो अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए हैं। तो बात करते हैं मैनेजमेंट स्कूल ऑफ थॉट्स की। इसमें पहला थॉट है या पहली विचारधारा जो है वो है क्लासिकल स्कूल विचारधारा या क्लासिकी विचारधारा, क्लासिकल स्कूल विचारधारा। इसमें सिद्धांत एक जो है वो है विवेकशील आर्थिक विचार, इसी को बोलते हैं इकोनॉमिक थॉट। विवेकशील आर्थिक विचार को बोलेंगे इकोनॉमिक थॉट। ये किस सिद्धांत ये किस विचारधारा के अंतर्गत है? तो क्लासिकल स्कूल के अंतर्गत। फिर क्लासिकल स्कूल के अंतर्गत दूसरा सिद्धांत है वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिहाज से आपके लिए। इंग्लिश में बोलेंगे इसको साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। मैनेजमेंट के लिए MGMT लिखा जाना चाहिए, MGMT, ठीक है। तो वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत जो क्लासिकल स्कूल के अंतर्गत है वो है प्रशासनिक सिद्धांत या एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल। प्रशासनिक सिद्धांत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अपन देखेंगे किस तरीके से प्रशासनिक सिद्धांत या एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल होता है। सिद्धांत नंबर 4 है अफसरशाही सिद्धांत या इसी को बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी थ्योरी, ठीक है। इसी प्रकार थॉट नंबर 2, विचारधारा नंबर 2 कहती है नियो क्लासिकल स्कूल या नव क्लासिकी सिद्धांत। ऊपर था क्लासिकल, यहां पे है नियो क्लासिकल स्कूल, नव क्लासिकी सिद्धांत। इसमें एक ही सिद्धांत जो फेमस है, मानव संबंध सिद्धांत या मानवीय संबंध सिद्धांत, ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी। किस तरीके से कर्मचारी आपस में ह्यूमन रिलेशंस बनाते हैं और उन्हें आर्थिक लाभ या आर्थिक प्रलोभन कितना भी दिया जाए, उस आर्थिक प्रलोभन में वो अपने काम करने के घंटों को नहीं बढ़ाते हैं, क्योंकि वो मानवीय संबंधों को प्राथमिकता देते हैं, ठीक है। तो इसे बोलते हैं मानवीय संबंध सिद्धांत, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं थॉट थर्ड की, विचारधारा थर्ड जो है उसको बिहेवियरल साइंस स्कूल बोलते हैं या बिहेवियरल साइंस विचारधारा बोलते हैं। व्यवहारिक विज्ञान मार्ग, और व्यवहारिक विज्ञान मार्ग के अंदर जो एक सिद्धांत फेमस है वो है संगठनात्मक मानवतावाद सिद्धांत। अर्थात मानवतावाद जो कि संगठन के रूप में मानव जो रहते हैं उसको संगठनात्मक मानवतावाद सिद्धांत बोलते हैं। विचारधारा नंबर 4 बोलती है आधुनिक प्रबंध विचारधारा या मॉडर्न मैनेजमेंट थॉट। मॉडर्न मैनेजमेंट थॉट में जो सिद्धांत है बहुत इंपॉर्टेंट है, आकस्मिक घटना सिद्धांत बोलते हैं उसको, या कंटिंजेंसी मैनेजमेंट थ्योरी। आकस्मिक को क्या बोलते हैं? कंटिंजेंसी मैनेजमेंट थ्योरी बोलते हैं उसको, ठीक है। और ये सारे जो है मैनेजमेंट स्कूल के अलग अलग थॉट्स हैं और इस थॉट्स के अंदर अलग अलग विचार हैं और अलग अलग विचारों में अलग अलग सिद्धांत हैं, इस तरीके से, ठीक है। तो इससे पहले कि हम एक एक सिद्धांत की विस्तृत चर्चा करें, सिद्धांत किसे कहते हैं यह जानना आवश्यक है। दोस्तों, क्या आप भी लगातार तैयारी के कारण नहीं बना पा रहे हैं अपने मैनेजमेंट सब्जेक्ट के प्रॉपर नोट्स, तो ज्वाइन कीजिए हमारे पटवारी मैनेजमेंट सब्जेक्ट के कंप्लीट कोर्स को, जिसमें आपको मिलेगा रिकॉर्डेड क्लासेस, ऑल लेक्चर PDF नोट्स, टेस्टरी। यह केवल इसकी फीस केवल 99 रुपए है। तो अभी व्हाट्सअप कीजिए इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 पर। सिद्धांत कार्य कारण एवं प्रभाव की व्याख्या करने वाले आधारभूत तथ्य जो है वो सिद्धांत कहलाते हैं, है ना। कार्य कारण मतलब कॉज एंड इफेक्ट,
कॉज एंड इफेक्ट। कार्य, कारण एवं प्रभाव की व्याख्या करने वाले आधारभूत तथ्य जो हैं वो कहलाते हैं सिद्धांत। ठीक है। ज्ञातव्य हो कि प्रबंध के सिद्धांत जो हैं वो विवरणात्मक यानी डिस्क्रिप्टिव, भविष्यवाची यानी प्रिडिक्टिव हो सकते हैं, लेकिन निदानात्मक नहीं हो सकते, प्रिस्क्रिप्टिव नहीं हो सकते, प्रिस्क्राइब नहीं किए जा सकते किसी को। डिस्क्रिप्टिव हो सकते हैं, प्रिडिक्टिव हो सकते हैं, विवरणात्मक हो सकते हैं, भविष्यवाची हो सकते हैं, लेकिन निदानात्मक नहीं हो सकते। ठीक है। अर्थात किसी समस्या का निदान जो है प्रबंध के सिद्धांत नहीं कर सकते, उस सिद्धांतों को उस समस्या के हिसाब से थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, गतिशील करना पड़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट। अब अपन एक एक सिद्धांत पे चर्चा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहां से कम 4 प्रश्न आप मान लीजिए कि प्रबंध के आएंगे, और कम से कम ये प्रबंध के सिद्धांत अपने को 3 पार्ट में कंप्लीट करना पड़ेगा। ये पहला पार्ट है। ठीक है। तो सिद्धांतों का विस्तार पूर्वक वर्णन। सिद्धांतों का विस्तार पूर्वक वर्णन में पहला है विवेकशील आर्थिक विचार। पीछे देखा था अपन ने, विवेकशील आर्थिक विचार ये वही है। विवेकशील आर्थिक विचार, या इसी को बोला गया है इकोनॉमिक मैनेजमेंट थ्योरी। इस विचार की अवधारणा यह थी, यह विचार इस सिद्धांत पर आधारित है कि व्यक्ति जो है वो मूलतः आर्थिक लाभों से उत्साहित होता है। यदि उसको आर्थिक लाभ दिखाया जाए व्यक्ति को तो वो उत्साहित होता है, और आर्थिक लाभ बताकर ही उस व्यक्ति का प्रबंध किया जा सकता है, अर्थात उससे मैक्सिमम उत्पादन लिया जा सकता है। नंबर 2, वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, और इसको देने वाले वैज्ञानिक हैं F.W. टेलर, फ्रेडरिक W. टेलर, और इन्हीं को वैज्ञानिक प्रबंध या साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के पिता बोलते हैं या जनक बोलते हैं, फ्रेडरिक W. टेलर। ठीक है। तो टेलर जो है, पहले आपको इसमें चर्चा कर चुका हूं मैं कि इसमें अनुशासन, प्रयोग के द्वारा एवं विवेक की सहायता से उत्पादन के विभिन्न हिस्सों का संयोजन किया जाता है। इस प्रकार किया जाता है कि कंपनी के सभी हितधारियों या स्टेक होल्डर्स, बता चुका हूं मैं पहले, कंपनी के सभी हितधारियों का अधिकतम लाभ हो सके। इस तरीके से विभिन्न हिस्सों का संयोजन किया जा सकता है। वैज्ञानिक प्रबंध का प्रयोजन जो होता है वो श्रमिकों की कुशलता और लागत में कमी करना, और किसी भी कार्य करने का एक और अधिक वैज्ञानिक तरीका विकसित करना, ताकि कम संसाधनों में सर्वोत्तम निष्पादन या उत्पादन लिया जा सके। ठीक है। पहले बता चुका हूं मैं, टेलर ने कहा था देयर इज ऑलवेज वन बेटर वे टू डू दी थिंग्स एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड। अर्थात जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं उससे भी अच्छा एक और तरीका उस काम को करने का इस संसार में विद्यमान है। ठीक है। उससे भी अच्छा एक और तरीका इस संसार में काम करने का विद्यमान है, ये टेलर ने कहा है। हिंदी में बोलें तो हर काम को करने का एक और अच्छा तरीका इस ब्रह्मांड में विद्यमान होता है, जो आपको प्रयोगों के द्वारा ढूंढना पड़ता है। नोट, टेलर का जो वैज्ञानिक प्रबंध है, इसको दूसरे प्रश्न आया हुआ है, ये इसको टाइम एंड मोशन स्टडी भी कहते हैं, समय एवं गति की अध्ययन, समय एवं गति का अध्ययन भी कहते हैं। तो टेलर का वैज्ञानिक प्रबंधन टाइम एंड मोशन स्टडी भी कहलाता है। टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत में कई सारे पॉइंट्स आते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत में पहला पॉइंट आता है कि कंपनी में स्वास्थ्यप्रद वातावरण प्रदान किया जाना चाहिए श्रमिकों को, ताकि श्रमिक अच्छे से अच्छा उत्पादन दे सकें। फिर दूसरा इसमें आता है कि प्रमाणीकरण करना चाहिए, अर्थात अपन को श्रमिकों से कितना काम लेना है, कितने समय में लेना है, उसका प्रमाणीकरण करना चाहिए, स्टैंडर्डाइजेशन करना चाहिए, स्टैंडर्ड डिसाइड कर देने चाहिए, और उस स्टैंडर्ड को पाने के लिए श्रमिकों से प्रयास कराए जाने चाहिए। नंबर 3 जो वैज्ञानिक टेलर का वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत है, वो ये कहता है कि वैज्ञानिक चयन व प्रशिक्षण होना चाहिए। श्रमिकों का चयन कैसा होना चाहिए? वैज्ञानिक तरीके से होना चाहिए, और उनका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होना चाहिए, प्रशिक्षण होना चाहिए। ठीक है। नंबर 4 क्या कहता है? प्रेरणात्मक या विभेदात्मक मजदूरी। अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको इंसेंटिव दीजिए, यदि खराब काम कर रहे हैं तो उनको विभेदात्मक मजदूरी दीजिए, अर्थात जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको अच्छा दीजिए, और जो खराब काम कर रहे हैं उनको कम मजदूरी दीजिए, काट के पैसा दीजिए। डिस्क्रिमिनेटिव मतलब जो अंतर प्रदर्शित करे, तो इंसेंटिव या डिस्क्रिमिनेटिव वेज सिस्टम। फिर योग्यता एवं कार्यकुशलता के आधार पर काम दिया जाना चाहिए, है ना। अतः कार्य क्षमता में वृद्धि हो जाएगी, इसको ब्रैकेट में लेंगे, अतः कार्य क्षमता में
वृद्धि हो जाएगी। तो योग्यता एवं कार्यकुशलता के आधार पर काम दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है लेखांकन की कुशल व्यवस्था होनी चाहिए, अर्थात अकाउंटिंग प्लस ऑडिटिंग, अकाउंटिंग प्लस ऑडिटिंग की कुशल व्यवस्था होनी चाहिए। ये टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत का 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7वां पॉइंट है जिसको आप टाइम एंड मोशन स्टडी बोलते हैं। 7वें पॉइंट को सबसे ज्यादा अपन इलैबोरेट करते हैं। 7वां पॉइंट क्या बोल रहा है टेलर के प्रबंध वैज्ञानिक प्रबंध का कि थकान, समय एवं गति अध्ययन, थकान, समय एवं गति का अध्ययन, इंग्लिश में बोलेंगे टाइम एंड मोशन स्टडी या थ्योरी। थकान का, श्रमिकों को कब थकान होती है, क्यों होती है, कैसे होती है, थकान को कैसे दूर करें, उनको कब आराम देना चाहिए, कितने समय के बाद आराम देना चाहिए, कैसे आराम देना चाहिए, ये सारी बातों का अध्ययन कहलाता है थकान की स्टडी। इसके बाद समय एवं गति, तो समय की स्टडी, काम का समय कितना होना चाहिए, 8 घंटे होना चाहिए, 10 घंटे होना चाहिए, 3 शिफ्ट में होना चाहिए, है ना। तो काम का समय निश्चित करना, कम काम में कम मजदूरी, कम काम करेगा तो कम मजदूरी देना है। फिर काम को करने का समय कम कैसे कर सकते हैं, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी काम जैसे पहले 1 घंटे में होता है तो अब उतना ही काम उतने ही संसाधनों में 1 घंटे से कम समय में कैसे हो जाएगा, प्रति इकाई समय में ज्यादा उत्पादन करना, ज्यादा प्रोडक्टिविटी लाना, यह बेसिकली समय का अध्ययन होता है। और गति, कार्य करने की श्रेष्ठतम विधि क्या होगी जिससे काम करने की गति बढ़ जाए, तो इसका भी अध्ययन करना क्या कहलाता है, गति का अध्ययन करना। ठीक है, विभिन्न प्रयोगों द्वारा इनका अध्ययन श्रमिकों पर किया जाता है टाइम एंड मोशन स्टडी का। ठीक है, एक एग्जांपल जो उन्होंने जो अपनी खुद की फैक्ट्री में किया था टेलर ने, वो ध्यान देंगे जरा यहां पे। टाइम एंड मोशन स्टडी, टाइम एंड मोशन स्टडी वही समय एवं गति के अध्ययन के लिए यह प्रयोग टेलर ने किया था फ्रैंक तथा लिलियन गिलबर्ट के साथ। ये प्रश्न पूछा गया है परीक्षा में, फ्रैंक तथा लिलियन गिलबर्ट के साथ प्रयोग किसने किया है, फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर ने। समय एवं गति की अध्ययन फ्रैंक एवं लिलियन गिलबर्ट के साथ किया है, ये ध्यान रखना है। और कंपनी, कौन सी कंपनी में ये प्रयोग किया है, तो वेस्टर्न इलेक्ट्रिक, वेस्टर्न स्पेलिंग देख लीजिएगा, वेस्टर्न इलेक्ट्रिक में किया है, जहां कोयला उठाकर फेंका जा रहा था कुदाल से। तो 1 घंटे में कितने कुदाल कोयला उठाकर फेंका जा रहा था, और 1 घंटे में फेंके जाने वाले कुदालों की संख्या को, कुदालों से फेंके जाने वाले कोयलों की संख्या को बढ़ाना था, है ना। प्रति इकाई समय में ज्यादा से ज्यादा कोयला फेंकना उद्देश्य था इसका, है ना। तो इसका अध्ययन किया था टेलर ने फ्रैंक तथा लिलियन गिलबर्ट के साथ। ठीक है, और इसमें उन्होंने देखा कि किस तरीके से और उतने ही समय में और ज्यादा कोयले को इधर से उधर किया जा सकता है। इसमें एक एग्जांपल से मैं अपनी बात को एलैबोरेट करूंगा आपको, कि आपने देखा होगा कहीं घर बनता है और ईंटें जैसी ट्रैक्टर से आती हैं, तो ईंटें जो हैं वहां पे घर के नीचे की तरफ जमा दी जाती हैं, और फिर उसको तसले में 8-8, 10-10 ईंटों को लेके और मजदूर तसले को सिर पे रख के ऊपर चढ़ता है। ठीक है, तो 1 घंटे में हो सकता है, 1 घंटे में हो सकता है कि वो 150 जो है ईंटें ऊपर ले जाए। लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि नीचे से एक मजदूर जो होता है वो ईंट उठा के ऊपर पहली मंजिल पे चढ़े मजदूर को कैच कराता है। तो इस कैच कराने की प्रक्रिया में समय की बचत होती है, और हो सकता है कि 250 ईंटें जो हैं वो 1 घंटे में ऊपर चली जाएं। और यही आपने देखा होगा कि तीसरी मंजिल से एक पुली मतलब घिरनी से घूमता हुआ एक डब्बा नीचे गिरता है, उस डब्बे में एक साथ 70-80 ईंटें रख दी जाती हैं और पुली को ऊपर खींच लिया जाता है। तो इस प्रकार से हो सकता है कि 1 घंटे में 500 ईंटें ऊपर चली जाएं। तो ये काम को करने के अलग अलग ढंग हैं, ईंट को ऊपर पहुंचाने के अलग अलग ढंग हैं। तो इसमें और सुधार लाया जा रहा है, और प्रति घंटे में पहले 150 ईंटें तसले के द्वारा, फिर कैच करा के 250 ईंटें प्रति घंटा, और फिर पुली या घिरनी से ऊपर खींचने पर 500 ईंटें प्रति घंटे ऊपर भेजी जा रही थी। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं टाइम एंड मोशन स्टडी, इकाई टाइम में कितनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी ली जा सकती है। ठीक है, तो आशा है आपको ये समझ में आया होगा। और आगे के इसके बाद अपन फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर का अपन ने वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत पढ़ लिया है। इसके बाद अपन जो है वो फेयोल के 14 प्रिंसिपल पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए, और फिर इसके बाद छोटे छोटे सिद्धांत करेंगे। तो मेरे ख्याल से प्रबंध के सिद्धांत 1, 2 या 3 पार्ट में हो पाएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कम से कम 4 प्रश्न आएंगे। ठीक है, और लेक्चर आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए, कमेंट जरूर करिए, सुधार के लिए गुंजाइश जरूर बचाइए, तारीफ करिए ना करिए, सुधार की गुंजाइश जरूर बताइए, कमेंट करिए।
और आप इसमें और क्या ऐड करना चाहते हैं ये भी बताइए। इसी के साथ आज का लेक्चर नंबर 7 का पार्ट 1 यहीं पे समाप्त करता हूं। धन्यवाद दोस्तों।